प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के गणित के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग द्विघात समीकरण के विषय में पढ़े थे। अब इस लेक्चर में त्रिभुजों की समरूपता के विषय में पढ़ेंगे। उस पे आधारित प्रमेय और उनसे संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। त्रिभुजों की समरूपता शुरू करने से पहले समरूप आकृतियों का कंसेप्ट हम क्लियर करना चाहेंगे। ऐसी आकृतियाँ जिसका आकार और माप समान हो तो वे सर्वांगसम आकृतियाँ कहलाती हैं। हम कक्षा 9th में सर्वांगसम त्रिभुजों के विषय में बता चुके हैं। यदि ऐसी आकृतियों को या जो सर्वांगसम आकृतियाँ हैं उनको एक दूसरे के ऊपर रखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों आकृतियाँ एक ही आकृति हैं। किंतु इस अध्याय में हम ऐसी ज्यामितीय आकृति का अध्ययन करेंगे जो आकार में समान है परंतु उनका आमाप समान होना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार की आकृतियाँ समरूप आकृतियाँ सिमिलर फिगर होती हैं। समरूप आकृतियाँ कैसी कैसी होती हैं, जरा इनको देखें। जैसे 3 सीधी रेखाएं ले ली जाएं तो हम देखते हैं तीनों रेखाएं समरूप दिखाई देती हैं। छोटी बड़ी हैं साइज में लेकिन रूप इनका एक ही जैसा। वैसे ही 3 संकेंद्री वृत्त ले लिए जाएं तो अभी जो है एक ही रूप के हैं, साइज बड़े छोटे हो सकते हैं। वैसे ही अलग अलग अगर हम वृत्त लें तो तीनों वृत्त देखो एक ही रूप के हैं, अर्थात वृत्त जो है समरूप होते हैं, रेखाएं समरूप होती हैं। उसी तरह से वर्ग की बात करें, समांतर चतुर्भुज में वर्ग आता है और आयत भी आता है। और ऐसी समांतर चतुर्भुज की परिभाषा तुम लोग जानते हो, कक्षा 9 में बताया गया होगा कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हो। तो उसमें जो समांतर चतुर्भुज इस प्रकार का होता है जिसके प्रत्येक कोण 90 अंश के हो और प्रत्येक भुजाएं बराबर हो, उसको क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो जितने भी वर्ग होते हैं वह सब समरूप होते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन रूप उनका एक ही जैसे होता है। वैसे ही सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज के अलावा और त्रिभुज नहीं समरूप होते हैं, लेकिन समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं क्योंकि इसके प्रत्येक कोण 60 अंश के होते हैं। तो देखो, हमने अभी देखा समरूपता में जो है एक इन इसमें निश्चित थी। जैसे हमने कहा एक गुण जो है निश्चित था, जैसे हमने कहा कि सीधी रेखाएं, तो सीधा एक गुण उनका है ना, तो इसलिए समरूप है। वैसे वृत्त कहें तो वृत्त भी सबका जो है कैसा होता है? बंद वक्र होता है जिनकी त्रिज्याएं निश्चित होती हैं, तो उस वो भी क्या हो जाता है? समरूप हो जाता है। उसी तरह से वर्ग में भी प्रत्येक कोण बराबर होते हैं या 90 अंश के होते हैं और उसकी भुजाएं जो है बराबर होती हैं, इसलिए भी समरूप होगा। उसी तरह से जब हम समबाहु त्रिभुज में आते हैं तो प्रत्येक कोण 60 अंश के होते हैं, इसलिए ये भी जो है समरूप होगा। लेकिन यही काम जो है आयत में नहीं होगा। यही काम जो है और अन्य त्रिभुजों में, जो त्रिभुज जैसे समद्विबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, उसमें यह संभव नहीं है कि सभी जो है समरूप हो सकते हैं कुछ समरूप हो जाए लेकिन सभी समरूप नहीं होंगे। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, इन आकृतियों के विषय में अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, हम कह सकते हैं कि समरूप आकृतियों के विभिन्न भागों में एकाएकी संगतता 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस होती है, अर्थात समरूप आकृतियों के संगत भाग समानुपाती होते हैं। समरूप आकृतियों के संगत भाग समानुपाती होते हैं। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जितने भी सर्वांगसम आकृतियाँ होती हैं सदैव समरूप होती हैं। सर्वांगसम आकृतियाँ सदैव समरूप होती हैं, जबकि समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम
नहीं भी हो सकती हैं, सर्वांगसम नहीं भी हो सकती है, समरूप सर्वांगसम नहीं हो सकता, जबकि सर्वांगसम समरूप होता है। तो ये बात याद रखना पड़ेगा तुम लोगों को। मूल इसका जो है यही है कि सर्वांगसम आकृतियाँ हमेशा समरूप होती हैं, जबकि समरूप आकृतियाँ हमेशा सर्वांगसम नहीं होती हैं। आगे चलते हैं, कुछ और कंसेप्ट क्लियर करते हैं। जैसे समरूपता को स्पष्ट करती हुई आकृतियों को हम बनाते हैं। एक पंचभुज देखो, ए बी सी डी ई लिया गया, दूसरा पंचभुज पी क्यू आर एस टी लिया गया। इसमें हम देख रहे हैं ए बी के संगत पी क्यू है, बी सी के संगत क्यू आर है, सी डी के संगत आर एस है, और डी ई के संगत एस टी है, ई ए के संगत टी पी है। ए के संगत कोण ए के संगत कोण पी है, कोण बी के संगत कोण क्यू है, कोण सी के संगत कोण आर है, कोण डी के संगत कोण यस है, और कोण ई के संगत कोण टी है। तो संगत अभी हमने पीछे पढ़ा कि दो आकृतियों में जो है उनके संगत भुजाओं में या संगत कोणों में आनुपातिक, संगत भुजाओं में अनुपात होता है, समानुपात होता है, और कोण जो है संगत क्या होते हैं, बराबर होते हैं। किसके लिए, समरूप होने के लिए। तो हम देख रहे हैं ए बी के संगत पी क्यू है, तो देखो ए बी और पी क्यू का जो अनुपात है देखो 1/1.5 आ रहा है। उसी तरह से बी सी के संगत क्यू आर है, तो इसका अनुपात भी 1/1.5 आ रहा है। सी डी के संगत आर एस है, तो इसका भी अनुपात 1/1.5 आ रहा है। डी के संगत एस टी है, तो इसका भी अनुपात 1/1.5 आ रहा है। ई ए के संगत टी पी है, तो इसका भी अनुपात 1/1.5 आ रहा है। और हम देख रहे हैं कि प्रत्येक संगत कोण जो बराबर भी हैं, तो संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर है और प्रत्येक संगत कोण भी बराबर हैं। इसलिए इन दोनों आकृतियों क्या कहेंगे, समरूप आकृति कहेंगे। उसी प्रकार से त्रिभुज की समरूपता में जब हम आते हैं तो देखते हैं दो समबाहु त्रिभुज ले लें, एक 2 सेंटीमीटर का और एक 3 सेंटीमीटर का। 3 सेंटीमीटर वाला साइज में बड़ा है, 2 सेंटीमीटर वाला साइज में उससे छोटा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि प्रत्येक का कोण जो है 60 अंश है। अब हम अगर चाहें ए बी सी को जो है पी क्यू आर में बैठाना और बैठा करके ए को खिसका करके पी तक ले जाएं, तो पी यानी कि ए पी क्यू और पी आर को ए बी और ए सी क्या करेंगे, कवर कर लेंगे, इसलिए कि जो एंगल इसका है वही एंगल इसका भी है। तो शेप में समान होंगे, लेकिन इनकी भुजाएं अनुपातिक होंगी, जैसे समानुपातिक होंगी। जैसे लिखें 2/3, देखो ए बी के संगत पी क्यू है तो 2/3 आया, बी सी के संगत क्यू आर है तो 2/3 आया, सी ए के संगत आर पी है तो 2/3 आया। तो अनुपात भी बराबर संगत भुजाओं का और कोण भी बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। समरूप को दर्शाने के लिए, जैसे सर्वांगसम दर्शाने के लिए हमने लिया था, सर्वांगसम दर्शाने के लिए हम लिखते थे 2 लाइन खींच करके और उसके ऊपर जो है एक ऐसे हम बना देते थे, इसको हम कहते थे सर्वांगसम। लेकिन समरूप के लिए केवल जो है बराबर का चिन्ह नहीं बनाएंगे, केवल जो है एक टेढ़ी लाइन बीच में दोनों त्रिभुजों के बीच में बना देते हैं। वही इसको जो है प्रदर्शित करता है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्नावली 6.1। प्रश्नावली 6.1 के सवालों को हम करेंगे। देखेंगे कि पहला सवाल है, कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो देखो हम पीछे पढ़ चुके हैं, सभी वृत्त कैसे होते हैं, हमने बताया कि सभी वृत्त समरूप होते हैं, तो समरूप भरा जाएगा, इसमें समरूप भरेंगे। उसी तरह से सभी वर्ग समरूप होते हैं, ये पीछे हमने पढ़ा है कि सभी वर्ग समरूप भी होते हैं, ये भी सही है। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ये भी हमने पढ़ा है, ये भी सही है। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि
भुजाओं के समान संख्या वाले दो बहुभुज, जैसे अभी पंचभुज में हमने देखा, तो उनके संगत कोण क्या हो, बराबर होने चाहिए, और उनकी संगत भुजाएं भी समानुपातिक हो, तभी हम कह सकते हैं कि समान भुजाओं वाले दो बहुभुज समरूप होंगे। फिर दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के को सत्य असत्य लिखिए। तो सत्य असत्य लिखना है, इसमें जो है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित कथनों को सत्य असत्य लिखिए। इसमें हम देख रहे हैं, पहला है कोई भी दो समरूप आकृतियां सर्वांगसम होती हैं। कोई भी दो समरूप आकृतियां सर्वांगसम होती हैं, ये गलत है। कोई भी दो समरूप आकृतियां, अभी हमने पढ़ा कि समरूप सर्वांगसम हो, ये आवश्यक नहीं है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा, कोई भी दो समरूप आकृतियां, अब देखो यहाँ ये समरूप नहीं होना चाहिए, यहाँ सर्वांगसम होना चाहिए। कोई दो सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, तो ये सही हो जाएगा। कोई भी दो सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, ये होना चाहिए। तीसरा है, दो चतुर्भुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। दो चतुर्भुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो, ये जरूरी नहीं है। दो चतुर्भुज समरूप होंगे, अगर उनके संगत कोण बराबर हो तो नहीं होगा, उनकी भुजाएं भी अनुपातिक होनी चाहिए, तब हो पाएगा, तो तीसरा गलत है। चौथा है, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हों। दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हों। संगत भुजाएं समानुपातिक हों तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो समरूप होंगे, यहाँ भी जो है प्रत्येक कोण क्या होने चाहिए, संगत कोण बराबर भी होने चाहिए। यानी कि जब हम बहुभुज की बात करेंगे तो भुजाओं में समानुपात होना चाहिए, और जो है उनके प्रत्येक कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर होने चाहिए, ये भी गलत हुआ। तीसरा है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। जैसे दिया है, समरूप आकृतियां संकेंद्रीय वृत्त। समरूप आकृतियां कौन कौन होती हैं, तो हमने पीछे पढ़ा है, संकेंद्रीय वृत्त जो है हर हमेशा समरूप होती हैं, और वर्ग भी हर हमेशा समरूप होते हैं। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है तो कौन सी हैं, समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं है, और समांतर चतुर्भुज समरूप नहीं है। चौथा प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं है। तो अब देखें इसमें समरूप है या नहीं है। समरूप होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, संगत कोण बराबर होने चाहिए, और भुजाओं का अनुपात जो है समानुपात में होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं, पहले ही जो है P के संगत अगर हम कहें A है तो P A के बराबर नहीं है, Q के संगत B है तो Q A के B के बराबर नहीं है, यानी कोई कोण बराबर नहीं है। इसके 90 है, इसके 90 नहीं है। फिर हम भुजाओं का अनुपात देखें, तो भुजाओं का अनुपात तो बराबर है लेकिन कोण बराबर नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि ये जो है दोनों आकृतियां पी क्यू आर एस और ए बी सी डी समरूप नहीं है, क्योंकि संगत कोण बराबर होने चाहिए और उनके संगत भुजाएं भी समानुपात में होने चाहिए, तभी जो है ये चतुर्भुज वाली आकृतियां जो है, या पंचभुज वाली आकृतियां, या खष्टभुज वाली आकृतियां जो है समरूप कही जाएंगी। दोनों कंडीशन होना चाहिए, संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, तभी समरूप होगा, अन्यथा समरूप नहीं होगा। अब आगे हम देखते हैं त्रिभुजों की समरूपता। त्रिभुजों की समरूपता, इसके क्या क्या जो है क्राइटेरिया हैं, क्या क्या जो है प्रतिबंध हैं, कब जो है त्रिभुज समरूप कहे जाएंगे। देखो, त्रिभुजों में जो है कुल 6 गुण हैं। त्रिभुजों में कुल 6 गुण होते हैं, मतलब 6 उसमें उसके अंग होते हैं, 3 भुजाएं और 3 भुजाएं और 3 कोण। तो उसमें से कोई 3 जो है अगर प्रॉपर्टी हम समझा दें
तीन प्रॉपर्टी को जो है प्रूव कर दें तो वह जो है समरूपता को बता देगा। जैसे सिमिलरिटी के लिए देखो, त्रिभुजों की समरूपता के लिए कोई एक शर्त पूरा होना चाहिए। जैसे या तो संगत कोण बराबर, समान कोणिक हो, या संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। त्रिभुजों के लिए यह बात कहा जा सकता है, लेकिन चतुर्भुज और पंचभुज के लिए दोनों कंडीशन होना चाहिए। संगत कोण भी बराबर होने चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। जबकि त्रिभुजों में या समान कोणिक हो जाए तब भी जो है समरूप हो जाएगा, या संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए तब भी जो है वह समरूप हो जाएगा। अब इसको देखते हैं क्या क्या कंडीशन है। पहला है भुजा 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 समरूपता। भुजा 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 समरूपता का मतलब ये होगा कि संगत भुजाएं बराबर हैं, संगत भुजाएं बराबर हैं या समानुपातिक हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। दूसरा है भुजा कोण भुजा समरूपता। मतलब एक भुजा दूसरे त्रिभुज की दूसरी पहली भुजा से, और कोण भुजा कोण भुजा समरूपता, यानी कि पहले त्रिभुज के दो भुजा ले लिए जाए और उससे जो बन रहा है कोण उसको ले लिया जाए। फिर दूसरे त्रिभुज के ऐसे दो भुजा लिए जाएं जो संगत हों इसके, और उसी के करस्पॉन्डिंग जो कोण है अगर ये बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तीसरा है कि एक त्रिभुज के दो कोण ले लिए जाएं और उससे जुड़ी भुजा ले ली जाए, और उसी तरह से दूसरे त्रिभुज की दो कोण ले लिए जाएं और उससे संगत उसकी जुड़ी हुई भुजा ले लिया जाए। फिर अगर वो दोनों जो है बराबर हैं तो वह दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। उसी प्रकार से कोण 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 समरूपता, कोण 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 समरूपता में हम क्या करेंगे, जैसे मान लो किसी दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो जाएं तो वह समरूप हो जाएंगे। तो संगत भुजाएं बराबर हो जाएं या संगत भुजाएं अनुपातिक हो जाएं तब भी जो है समरूप होंगे। दो भुजाएं जो है अनुपातिक हो जाएं या बराबर हो जाएं और उनसे जुड़ा कोण बराबर हो जाए तो भी समरूप होंगे। दो कोण जो है बराबर हो जाएं और उससे जुड़ी भुजा जो है बराबर हो जाए तो भी समरूप होंगे, या तीनों कोण जो है बराबर हों तब भी समरूप होंगे। ये चार क्राइटेरिया है समरूप होने के लिए। प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स के अनुसार दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। यूनानी गणितज्ञ थेल्स के अनुसार उन्होंने कहा कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। कैसे त्रिभुजों में? समान कोणिक। समान कोणिक होगा तो क्या होगा? समरूप होगा, और समरूप होगा तो उनके भुजाओं का संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? सदैव बराबर होगा। इस कथन के लिए थेल्स ने एक परिणाम का प्रयोग किया जिसे थेल्स प्रमेय कहते हैं। इसका दूसरा नाम आधारभूत आनुपातिक प्रमेय भी है। इस प्रमेय में निम्नलिखित दो परिणामों का प्रयोग किया गया है जो निम्नलिखित हैं। पहला है, तुम जानते हो कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसका जो सूत्र होता है वह 1/2 आधार गुणे त्रिभुज की ऊंचाई होती है। 1/2 आधार गुणे त्रिभुज की ऊंचाई होती है। तो हम देख रहे हैं कि त्रिभुज दो प्रकार के हो सकते हैं। एक त्रिभुज न्यून कोणीय हो सकता है और एक जो है अधिक कोणीय भी हो सकता है। तो न्यून कोणीय त्रिभुज में जो है, देखो हमने बनाया है, ये न्यून कोणीय त्रिभुज PQR है और अधिक कोणीय त्रिभुज ABC है। तो अधिक कोणीय त्रिभुज का जो ऊंचाई है वो देखो जो है, अगर BC को आधार मानते हैं तो इसी के संगत A इसका ऊंचाई वाला शीर्ष होगा। तो ऊंचाई वाले शीर्ष से BC आधार पर जब लंब डालेंगे तो AD जो लंब होगा BC को बाहर बढ़ाने पर मिलेगा,
उसी तरह से यहाँ देखो पी क्यू आर एस न्यून कोण त्रिभुज है। क्यू आर जो आधार मान लें तो इसके संगत जो ऊंचाई होगी, ऊंचाई वाला शीर्ष होगा वो पी होगा। पी से हम लंब डालें क्यू आर पर तो यस पर मिलेगा, यानी पी एस इसकी ऊंचाई हुआ और ए डी इसकी ऊंचाई हुआ। तो कभी बाहर भी हो सकता है ऊंचाई, कभी अंदर भी हो सकती है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, आगे जब हम प्रमेय को प्रूव करेंगे तो वहाँ बाहर और अंदर तुमको देखना होगा, कंफ्यूज ना हो, इसके लिए हम, कंफ्यूजन तुम्हारे अंदर न पैदा हो इसके लिए हम बता दे रहे हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित त्रिभुज की ऊंचाई। तो देखो पहले वाले त्रिभुज में जो है आधार क्या हो गया बी सी और ऊंचाई क्या हो गई ए डी, तो बी सी गुण ए डी हो गया। उसी तरह दूसरे वाले त्रिभुज में आधार क्या हो गया क्यू आर, ऊंचाई क्या हो गया पी एस, तो 1/2 क्यू आर गुणे पी एस। अब हम दूसरे दूसरे परिणाम की बात करते हैं। इसको भी हम 9th में पढ़ चुके हैं। किन्हीं दो समांतर रेखाओं और एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। किन्हीं दो समांतर रेखाओं और एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। अब देखो ए बी, दो समांतर रेखाएं ए बी और पी क्यू हैं। ए बी आधार पर एक त्रिभुज बना है ए पी बी और दूसरा त्रिभुज इसी आधार पर ए क्यू बी। इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा बराबर होगा। ये हम 9th में प्रूव कर चुके हैं। फिर हम आगे देखते हैं। अब हम आते हैं मूल अपने जो है प्रमेय पर। थेल्स प्रमेय अथवा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या समानुपातिक प्रमेय, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। इसका कथन देखो बहुत ही मस्ट है। कथन ही जो है ज्यामिति के फार्मूले होते हैं। तो कथन इसका ये है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती हैं वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो कथन याद कर लेना। जब तक कथन याद नहीं रहेगा फिर हम उसको जो है समझ नहीं पाएंगे और फिर इसका हम कहीं प्रयोग भी नहीं कर पाएंगे। तो कथन को याद करना चाहिए। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो अब देखो इसको हमें प्रूव करना है। तो दिया क्या है, त्रिभुज ए बी सी दिया है, में एक भुजा बी सी के समांतर एक रेखा डी ई खींची गई है। अब ए बी सी एक देखो त्रिभुज है, बी सी के समांतर डी रेखाखंड खींचा गया है जो ए बी को डी पर और ए सी को ई पर काटता है। अब हम सिद्ध जो करना है वो ये करना है कि ए डी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे ई सी हमें सिद्ध करना है। मतलब कहने का ये है, थेल्स का प्रमेय जो है या आधारभूत अनुपात का प्रमेय यही कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह शेष दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर जहाँ काटती हैं वे बिंदु उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांट देती है। यानी ए डी बट्टे डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बट्टे ई सी के। यही हमें सिद्ध करना है। अब रचना थोड़ा सा करते हैं जो हमें सिद्ध करना रहता है। उसके लिए रेखाखंड बी तथा सी डी खींचा, बी से ई को मिलाया, देखो बी से ई को मिलाया, सी से डी को मिलाया। फिर जो है ए बी और ए सी पर लंब ई एफ और डी जी खींचा। देखो ए बी पर जो है लंब ई एफ खींचेंगे और ए सी पर जो है लंब डी जी खींचेंगे। ये लंब है। लंब इसलिए खींचेंगे कि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में लंब की ज़रूरत पड़ेगी, यानी ऊंचाई की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम लंब खींचते हैं। अब देखो उपपत्ति में आते हैं। त्रिभुज बी डी ई, ध्यान देना फिगर में, बी डी ई और त्रिभुज सी ई डी ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार डी पर बने हुए हैं और दो समांतर रेखाओं बी सी और डी ई के बीच में बने हुए हैं। जो हम सेकंड वाला कंडीशन बताए थे वहाँ पे परिणाम, उसी का जो है यहाँ प्रतिफल हमको मिलेगा कि दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज है बी डी ई और दूसरा त्रिभुज है सी ई डी। ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार डी पर बने हैं और दो समांतर रेखाओं के
बीच में बने, इसलिए इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल, ये हम पीछे से जानते हैं। फिर चूंकि ई एफ परपेंडिकुलर है ए बी के, ई एफ जो है परपेंडिकुलर है ए बी ए डी के, या ए बी के, ए डी का है तो छोटा हो गया, पूरा हम ए बी कह लेते हैं, पूरा ए बी के लंबवत है ई एफ। तो हम त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालें, ए डी ई का क्षेत्रफल निकालें तो क्या होगा, 1/2 ए डी गुणे ई एफ, 1/2 ए डी गुणे ई एफ, 1/2 ए डी देखो क्या है, आधार गुणे ऊंचाई ई एफ। फिर हम त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल निकालें, त्रिभुज बी डी या बी ई डी का, बी ई डी का हो या बी डी ई का क्षेत्रफल जब निकालें तो बी ई डी का क्षेत्रफल होता है 1/2, यहाँ भी आधार, आधार क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई वही होगा, ई एफ होगा, तो बी डी गुणे ई एफ, 1/2 बी डी गुणे ई एफ। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालें। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो ऊपर वाला ए डी ई था और दूसरा त्रिभुज बी ई डी, दोनों का अनुपात निकालेंगे तो ऊपर नीचे रखेंगे तो मिलेगा क्या, कट जाएंगे, ए डी बटा डी बी मिला, ए डी बटा डी बी, देखो ए डी बटा डी बी, एक पक्ष तो हमको मिल गया। अब हमको ए ई बटा ई सी चाहिए, ए ई बटा ई सी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यही काम जो है फिर पलट करके इधर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ऊपर वाले को रोक लें यहाँ, और इसका तिर्यक गुणा इधर कर दें, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से इसका तिर्यक गुणा जो है, इसका तिर्यक गुणा जो है कर दे इसमें, तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल हो जाएगा ए डी बटा डी बी गुणे त्रिभुज बी ई डी का क्षेत्रफल, ए डी बटा बी डी गुणे त्रिभुज बी ई डी का क्षेत्रफल। इसको समीकरण नंबर 2 कह लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, वही काम, अब त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल फिर निकालेंगे, लेकिन इस बार आधार जो है हमारा बनेगा ए सी, तो ए सी आधार पर लंब हो जाएगा डी जी, तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आधार 1/2 आधार ए ई गुणे डी जी, 1/2 आधार ए ई गुणे डी जी। फिर उसी तरह से त्रिभुज सी ई डी का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ भी देखो आधार अब क्या हो गया सी, ऊंचाई क्या हो जाएगा, यही डी जी होगा, तो 1/2 सी ई गुणे डी जी, 1/2 सी ई गुणे डी जी। फिर यहाँ से भी जो है दोनों क्षेत्रफलों का जो है एक दूसरे में भाग करेंगे, तो भाग करेंगे तो आएगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल बराबर ए ई बटा ई सी, देखो ये भी अनुपात मिल गया, ए ई बटा ई सी। यहाँ से हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर ए ई बटा ई सी गुणे त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल, ये 3 हो गया। अब समीकरण 2 और 3 का हम बायां पक्ष देखें तो दोनों में जो है त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल ही है, दोनों का बायां पक्ष बराबर है, तो दायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर। तो वहाँ से हम लिखते हैं ए डी बटा डी बी इंटू बी ई डी का क्षेत्रफल बराबर ए ई बटा ई सी गुणे त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल। फिर आगे हम समीकरण फर्स्ट से त्रिभुज बी ई डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल समीकरण 1 से हम जानते हैं, तो जहाँ बी ई डी है वहाँ हम सी ई डी भी लिख सकते हैं, यानी ये क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के बराबर है। देखो कहने का मतलब ये है कि यह क्षेत्रफल जो है बी ई डी का क्षेत्रफल, बी ई डी का क्षेत्रफल जो है बराबर है किसके, बी ई डी का क्षेत्रफल सी ई डी के क्षेत्रफल के बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, बचेगा ए डी बटा बी डी इजकल टू ए ई बटा ई सी, ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ई सी, या ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी भी लिख सकते हैं इसको। यही जो है थेल्स प्रमेय का रिजल्ट है। फिर आगे जो है इसका हम विलोम देख लेते हैं, थेल्स प्रमेय का विलोम क्या है। यदि कोई रेखा
किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब देखो, उसमें कहा गया था किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। यहाँ कहा जा रहा है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती हो तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी, ये सिद्ध करना है। तो वहाँ समांतर दिया था तो अनुपात लाना था, यहाँ अनुपात दिया है तो हमें समांतर लाना है। दिया है त्रिभुज ए बी सी के भुजा ए बी तथा ए सी को एक ऋज रेखा डी क्रमशः बिंदु डी और ई पर इस प्रकार काटती है कि ए डी बट्टा डी बी इजकल टू ए ई बट्टा ई सी, ए डी बट्टा डी बी इजकल टू ए ई बट्टा ई सी अनुपात दे दिया है। सिद्ध करना है कि डी समांतर है बी सी के। अब उपपत्ति जो है यहाँ जो है हम कंट्रडिक्ट वाला मतलब विरोधाभासी बात करेंगे। यदि संभव हो तो माना कि डी बी सी के समांतर नहीं है। वैसे तो डी बी सी के समांतर है, लेकिन मान लिया कि डी बी सी के समांतर नहीं है, तब हम एक समांतर रेखा मान लिया कि डी ई डैश है, अपनी तरफ से मान लेंगे। अगर डी समांतर नहीं है तो कोई ना कोई इसके समांतर होगा ही, तो मान लिया कि डी डैश इसके समांतर है। तो जब डी डैश समांतर है तो हम थेल्स प्रमेय से हम जानते हैं कि जब किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, वह रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो डी ई डैश अगर बी सी के समांतर है तो अब थेल्स प्रमेय से हम लिख सकते हैं ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई डैश बट्टा ई डैश सी लिख सकते हैं। लेकिन दिया क्या है, ए डी बट्टा डी बी बराबर दिया है ए ई बट्टा ई सी। तो ए डी बट्टा डी बी दोनों का जो देखो, दोनों समीकरणों में ए डी बट्टा और ए ई डैश बट्टा ई डैश सी और ए डी बट्टा बी बराबर ए ई बट्टा ई सी, फर्स्ट और सेकंड को देख करके हम देखें तो दोनों का बायां पक्ष बराबर है, तो दायां पक्ष भी बराबर होगा, यानी ए ई डैश बट्टा ई डैश सी इजकल टू ए ई बट्टा ई सी। फिर जो है हम दोनों पक्षों में जो है एक अगर जोड़ दें तो हो जाएगा ए ई डैश प्लस ई डैश सी बटे ई डैश सी ए ई प्लस ई सी बटा ई सी। अब ए ई डैश प्लस ई डैश सी को मिलाकर हम लिख सकते हैं ए सी, और नीचे है ई डैश सी। उसी तरह से ए ई प्लस ई सी को भी मिलाकर हम लिख सकते हैं ए सी, तो नीचे है ई सी। अब देखो ए सी दोनों तरफ है, ऊपर है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एक बटे ई डैश सी एक बटे ई सी, पलट देंगे तो ई डैश सी बराबर हो जाएगा ई सी के। अब हम देख रहे हैं कि अंश बराबर है, इसलिए हर भी बराबर होगा, अर्थात ई डैश सी बराबर होगा ई सी के। और यह तभी संभव है, ई डैश सी ई सी के बराबर कब हो सकता है, या तो ई डैश सी पर चला आवे या ई डैश पर चला जाए। तो ई डैश तो हमने गलत माना था, अर्थात ई डैश कहाँ आएगा, ई पर। तो ई डैश और ई जो है दोनों एक ही बिंदु होंगे, तभी ऐसा संभव हो सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि डी ई जो है समांतर है किसके, बी सी के। तो ये हुआ जो है उसका विलोम। अब आगे हम चलते हैं प्रश्नावली 6.2 पे। आकृति फर्स्ट और सेकंड में डी समांतर है बी सी के, फर्स्ट और सेकंड में डी समांतर है बी सी के, तो फर्स्ट में ई सी और सेकंड में ए डी ज्ञात करो। तो फिर वही जो है, अगर त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर है बी सी के तो थेल्स प्रमेय यहाँ लगाएंगे। तो थेल्स प्रमेय कहता है कि डी ई जो है दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांट देते हैं, यानी ए डी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी लिख सकते हैं। यहाँ से जो है अनुपात जब मिल जाएगा, देखो ई सी का मान मालूम नहीं है, बाकी तीन अनुपात का मालूम है, तीन खंड का मालूम है, चौथा नहीं मालूम है, तो यहाँ हम हल करके तीसरे का भी मान निकाल सकते हैं। उसी तरह से ए बी सी यहाँ भी है, तो यहाँ भी जो तीन लंबाई दिया है, चौथी लंबाई नहीं दिया, इससे भी हम निकाल सकते हैं, हमने निकाला है, देख लेना जो है। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखो, आकृति में पी क्यू समांतर है एम एन के, पी क्यू समांतर है एम एन के, यदि के पी बटे पी एम बराबर 4/13 हो तथा के एन बराबर 20.4 सेंटीमीटर हो तो के क्यू का मान
ज्ञात कीजिए। अब देखो के पी बट्टे पी एम, देखो थेल्स प्रमेय से जब अगर पी क्यू समांतर है एम एन के, तो हम लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से के पी बट्टा पी एम इजकल टू के क्यू बट्टा क्यू एन लिख सकते हैं। के क्यू बट्टा क्यू एन, दोनों पक्षों में एक जोड़े हैं तो के पी बट्टा पी एम प्लस वन के क्यू बट्टे क्यू एन प्लस वन लिख सकते हैं। अब के इसको जब भिन्न को जोड़ते हैं तो क्या होता है के पी प्लस पी एम बट्टे पी एम के क्यू प्लस क्यू एन बट्टे क्यू एन। अब के पी प्लस पी एम मिल करके के पी प्लस पी एम मिलकर क्या हो जाएगा के एम हो जाएगा, और के क्यू प्लस क्यू एन मिलकर क्या हो जाएंगे के एन हो जाएंगे, यानी के एम बट्टे पी एम बराबर के एन बट्टे क्यू एन। अब के एम बट्टे पी एम का मान दिया है 4/13 और के एन का मान दिया है 20.4, क्यू एन का मान पूछ रहा है तो क्यू एन का मान यहाँ से निकालेंगे तो क्यू एन बराबर आ जाएगा 5.1 गुणे 13 बराबर 66.3 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। चित्र में डी समांतर है बी सी के, डी समांतर है बी सी के, यदि ए डी बराबर एक्स, डी बी बराबर एक्स माइनस टू, ए बराबर एक्स प्लस टू और ई सी बराबर एक्स माइनस वन, तो एक्स का मान ज्ञात करो। तो यहाँ भी हम थेल्स फॉर्मूला, जब ये डी समांतर है बी सी के तो ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी लिखेंगे और उसी में सभी मानों को रख देंगे। ए डी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे ई सी मान रख देंगे, फिर इसको हल करेंगे तो हमारा एक्स का मान आ जाएगा 4। अब जब एक्स का मान 4 आ गया तो ए डी का मान हो जाएगा 4, डी बी का जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 4 रखेंगे, डी बी बराबर हो जाएगा एक्स माइनस टू यानी 4 माइनस टू बराबर 2, ए बराबर हो जाएगा एक्स प्लस टू यानी 4 प्लस टू बराबर 6, ई सी बराबर है एक्स माइनस वन, 4 माइनस वन बराबर 3। प्रश्न नंबर 4, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु एक्स स्थित है, एक्स से एक्स एम व एक्स एन क्रमशः ए बी व ए सी के समांतर रेखाएं खींची गई हैं जो कि ए सी को एम व ए बी को एन पर मिलती हैं। यदि एम एन को आगे बढ़ाने पर यह बढ़ी हुई सी बी को टी पर मिले तो सिद्ध कीजिए कि टी एक्स स्क्वायर इजकल टू टी बी इंटू टी सी। देखो फिगर ऐसे बन रहा है, ए बी सी है, उस पर कोई बिंदु एक्स है, एक्स से ए बी के समांतर एक्स एम खींचा गया है, एक्स से ए सी के समांतर एक्स एन खींचा गया है, और फिर एन एम को मिलाते हुए और बी सी को जब आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों मिलकर के कहाँ मिलेंगे टी पर मिलेंगे। हमें सिद्ध क्या करना है एक्स टी एक्स स्क्वायर टी बी इंटू टी सी। अब देखो दिया है कि एक्स एम समांतर ए बी एक्स एन समांतर ए सी, तो त्रिभुज टी बी एन में देखेंगे, त्रिभुज टी बी एन में एक्स एम समांतर ए बी के इम्प्लाइज करेगा एक्स एम समांतर बी एन के, एक्स एम समांतर है ए बी के इसलिए एक्स एम समांतर हो जाएगा बी एन के। तो अब त्रिभुज जो है बी टी और एन में देखेंगे, त्रिभुज बी टी एन में थेल्स प्रमेय से तो टी एक्स बटे टी बी, टी एक्स बटे टी एक्स बटे एक्स बी, टी एक्स बटे एक्स बी बराबर टी एम बटे एम एन, ये हो गया जो है, या ऐसे भी कर सकते हैं टी एक्स बटे टी बी भी कर सकते हैं, टी एक्स बटे फुल ले लें तो टी एक्स बटे टी बी बराबर टी एम बटे एम एन, टी एम बटा एम एन। इसी प्रकार त्रिभुज टी एन एक्स में एम सी समांतर एन एक्स के थेल्स प्रमेय से हम टी सी बटे टी एक्स बराबर टी एम बटे एम एन लिख सकते हैं। अब देखो टी सी बटे टी एक्स टी एम बटे टी एन एम एन दोनों का दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी क्या होगा बराबर हो गया, यानी टी एक्स बटे टी बी टी सी बटे टी एक्स बराबर इंप्लाइज करेगा टी एक्स से टी एक्स का गुणा हो जाएगा तिर्यक तो बराबर हो जाएगा टी बी इंटू टी सी के। अब प्रश्न नंबर 5 देखो, आकृति में यदि एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी हो तो सिद्ध कीजिए कि
AM बट्टे AB बराबर MN बट्टे ED। तो हमने सिद्ध करके दिखाया है, देख लेना, नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछ लेना जो है। वैसे ही जो है अन्य सवाल हैं, हमने प्रश्नावली के सारे सवालों को हल कर दिया है। जो न समझ में आवे उसे तुम पूछ सकते हो। शेष अगले लेक्चर में वार्ता होगी। तब तक के लिए यहीं तक बंद किया जाता है। क्लास ओवर हो रहा है। धन्यवाद।